नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनआई लीगल में। आज हमने आमंत्रित किया है अपने साथ हमारे साथी एनआई लीगल के वरिष्ठ साइबर एक्सपर्ट मिस्टर शफी साहब, जिनका करीब 20 साल का साइबर एक्सपर्ट के तौर पे एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। शफी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने इनको आमंत्रित इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के युग में साइबर का चलन बहुत बढ़ गया है। साइबर के चलन के बढ़ने की वजह से साइबर फ्रॉड के तरीके भी बढ़ गए हैं और साइबर फ्रॉड में एक स्ट्रीम एक लिमिट हो गई है, जिसमें कि एक तरह का एक फ्रॉड हो रहा है जो कि स्पेशली जिसको डिजिटल अरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि जो है बहुत ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट है सोसाइटी में और बढ़ता ही जा रहा है। आप लोग भी लगातार पेपर में और न्यूज़ में इसको देखते होंगे, सुनते होंगे। तो इसीलिए आज हम लोगों ने स्पेशली आमंत्रित किया है शफी साहब को, जो कि पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए थे या आपको और आपके दिमाग में है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर से आप पूछ सकते हैं। तो शफी साहब से जवाब लेके आपको उसका सूचित कर दिया जाए। तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर भाई, और बहुत ही अहम और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने उठाया है ये। जिस तरह का हमारे डिजिटल लेन देन और बढ़ता जा रहा है, हमारी सरकारें प्रोपोगेट कर रही हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल को अपनाएं और कैश को कम करें, इस्तेमाल करें। और तो इस वजह से बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस पे हम लोग बात करें, क्योंकि अब स्कैमर्स ने अब वो जमाना तो रहा नहीं जब घरों में कूद करके वो डकैती और चोरी हुआ करती थी, कैश रखा जाता था। अब उन्होंने डिजिटल माध्यम तरीका अपना बदल दिया, क्योंकि स्कैमर्स तो हर जमाने में और हर है। और आज के युग में बिना साइबर के यूज के कुछ कर भी नहीं सकते। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल है। सारे कोर बैंकिंग चल रही है, हर चीज का है। बैंक इस पे बहुत सिक्योरिटी लगाते हैं, लेकिन फिर भी स्कैमर्स इसके लिए तरीका निकालते हैं। तो जब ये बताइए पहले कि ये डिजिटल स्कैम जो है, ये टर्म कैसा है और ये कब से आया, और इसका थोड़ा पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। जो डिजिटल स्कैम सारे हैं, इसमें अलग अलग तरीके से बहुत सारे एसएमएस के थ्रू से है। उसमें एक खास टर्म है डिजिटल अरेस्ट। ओके। ये बहुत ज्यादा है। ये इतना पैनिक है कि अगर आप देखें तो अभी मैं आपके जब आपसे जिक्र हुआ कि इस तरह का हम लोग कुछ पब्लिक को जागरूक करने के लिए किया जाए, तो मेरे सामने से न्यूज गुजरी। अच्छा। एक न्यूज गुजरी और टाइम्स ऑफ इंडिया में वो न्यूज है, आप लोग के सामने से गुजरी होगी कि लगभग जो है पिछले 8 महीने का अगर डेटा उठा के देखें, 2000 जनवरी से और ये आपके सितंबर तक का डेटा देखें, 8 महीने के अंदर में 128 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है सिर्फ महाराष्ट्र, एक स्टेट के अंदर। ये सिर्फ एक स्टेट का डेटा है, एक स्टेट का डेटा है, मतलब पूरे देश में। तो अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा चैलेंजिंग है ये कि हम लोग डिजिटल अरेस्ट का वो माध्यम से कितना ज्यादा लोग फ्रॉड में मतलब लोग पहले जो है 100, 200, 500, 1000 चोरियां किया करते थे। आजकल मतलब ये दायरा बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ गया है। जी, अभी मैं डेटा देख रहा हूँ, वो लगभग 112 करोड़ का। 112 करोड़। हाँ, 112 करोड़ का महाराष्ट्र में, मतलब उसको मैस स्कैम कहा गया, मैस स्कैम कहा गया। और उसमें लगभग मतलब ये नहीं कि वो एक का, लगभग उसके अंदर देखिए 218 लोगों को। अच्छा। ये एक आदमी से 112 करोड़ नहीं लिया सकता, पॉसिबल ही नहीं। तो वो लगभग उसमें 218 लोग इसमें जो है इस मामले में फंसे। मतलब लोग अपनी गाड़ी कमाई जो है वो पूरी की पूरी जो है वो इसमें खो रहे हैं, जिसमें लगभग एक 79 इयर्स का बूढ़ा भी शामिल है। मतलब उनका इसका वो यानी डिजिटल अरेस्ट के उसमें आ गए, दायरे में आ गए। अहमदाबाद में एक हुआ, अहमदाबाद में लगभग 1,36,00,000 रुपए का एक उगाही कर दी उन्होंने। तो रणवीर भाई, ये बताइए कि दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये मतलब फ्रॉड एक्चुअल में काम कैसे करता है और कौन कौन लोग इसमें जो है फंसाए जाते हैं, उनको कौन कैसे फंसाए जाते हैं, थोड़ा इसको बताइए। जैसे मैं जैसे भी अहमदाबाद का जिक्र किया, तो अहमदाबाद में एक बिल्कुल फिल्मी स्टोरी जैसे लगेगी आपको। उसमें हुआ क्या कि एक आईटी बिजनेसमैन था और उनके पास कॉल आई कि भाई सोचिए आईटी का बिजनेसमैन जो कि ऑलरेडी काम कर रहा है, उनके पास एक कॉल आई कि भाई आपके आधार पे एक पैकेट जो है आपका ताइवान में है और जिसके अंदर नारकोटिक ड्रग्स निकला गया और जो आपके आधार से बुक हुआ है। अच्छा। वो हुआ है।
और ये मामला सीबीआई के पास चला गया है। सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अब आपके पास जो है इस वजह से आपको क्लैरिफिकेशन देना है, इसका इंटरोगेशन होगा। अच्छा। और इसका इंटरोगेशन आपके साथ में ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन होगा। अब उन्होंने एक लिंक भेज दिया। अच्छा। लिंक भेजा, अब आदमी उसको डर गया कि अरे ऐसे कैसे है, मैंने तो कोई पैकेट नहीं बुक किया। तो भाई आपके है पैकेट है इस तरह से। अब आप अगर चाहते हैं आप अपना पक्ष रखिए, अपना इंटरोगेशन कीजिए। उन्होंने सीधा लिंक पे क्लिक किया और वीडियो कॉल चलने लगी। वीडियो कॉल की तो जब वीडियो कॉल पे सामने आया तो पीछे उन्होंने बैकग्राउंड भी पूरा ऐसा बना रखा था, पूरा फिल्मी कि पुलिस वाले भी कुछ अगल बगल से यूनिफॉर्म पहने हुए टहल रहे हैं और लोगो भारत सरकार का लोगो लगा हुआ है और ये सब लगा हुआ है और ये सब चीजें उन्होंने जो है बना रखा था। अब वो बात करना शुरू किए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब आदमी अपने जाहिर डिफेंस में अपनी बात कहेगा, भाई मैंने कुछ नहीं किया, कोई बुक नहीं किया, कि भाई ये सामने दिख रहा है आपके है। अब उन्होंने उसको एविडेंस को प्रूफ करने के लिए बहुत सारे कुछ दिखा दिया, देखिए ये आधार आप ही का है ना, ये नाम आप ही का है ना। अब आदमी डरा, इतना डिटेल कैसे? ये पूरा पहले रेकी करते हैं, पूरी डिटेल पर्सनलाइज निकाल लेते हैं, डिटेल निकाल लेते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि आदमी बिल्कुल समझ जाता है कि वो है। उन्होंने साइकोलॉजिकली एक तरह खेलते हैं। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा भाई इसकी इतनी सजा है और ये है, क्योंकि यहाँ का भी कानून लगेगा, इंटरनेशनल लॉ लगेगा, फलाना लगेगा, ये सब करके उन्होंने डराना शुरू किया। अब डराना शुरू किया। अब उन्होंने अगला कहा कि भाई ठीक है, इसमें अगर आपको इसको क्लैरिफिकेशन करना है तो ये आपके इतने की लायबिलिटी बन रही है और आप इतना करिए। और वो अलग अलग करके उन्होंने कुल 1,36,00,000 रुपए उस बंदे ने दे दिया। 1,36,00,000 रुपए पेमेंट हो गया, पेमेंट कर दिया, चला गया, फ्रॉड चला गया। अब उसमें जब इस बात को उन्होंने बात रियलाइज करी, पुलिस को बताया, जब जांच हुई, ये सब हुआ, तो वो आईडी फेक, सारी चीजें फेक, सारी डिटेल फेक, सब कुछ फेक और ये पूरा है। तब उनको पता चला कि मैं तो ठगा गया। एक सवाल ध्यान में आता है कि आप तो खैर एक्सपर्ट है, आप तो बेहतर एक ही तो तुरंत समझ सकते हैं, लेकिन एक आम दर्शक या आम जागरूक नागरिक जो होता है उसको भी पता होता है कि इस तरह का कोई टर्मिनोलॉजी जो है वो कानून में है नहीं कि लिंक से जो है डिजिटल अदालतें चालू हो चल रही हो। तो फिर उसके बावजूद भी पढ़े लिखे लोग, समाज के जागरूक लोग और समाज के वो लोग जिनसे अपेक्षा की जाती है कि उनको कायदे कानून और सब पता होगा, वही लोग क्यों टारगेट हो रहे हैं और वही लोग ही क्यों फंस रहे हैं इसमें? इसका क्या रीजन समझते हैं आप? देखिए, पहली चीज ये है कि एक तो सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम है वो है आइसोलेशन। ये मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। शायद ये पूरी फ्रॉड का क्रेफ्ट भी यही है जो उन्होंने भी एक्सप्लेन करेंगे। आइसोलेशन मतलब कि शायद आई थिंक कि क्लाइंट का या पीड़ित का किसी को भी इस बारे में ना बताना। जी बताए। देखिए, आइसोलेशन का मतलब ये हो गया कि आजकल क्या है कि बहुत ज्यादा आप देखिए लोगों की बैठक आपस में एक दूसरे से मीटिंग्स वो खत्म हो गई, सोशलाइज नहीं हुआ है। आदमी डिजिटल माध्यम से सोशलाइज हो रहा है, ऑनलाइन वो कर रहा है। बिल्कुल। आप ये समझ लें कि अगर आपका फोन है, स्मार्टफोन है, तो आपकी प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं रह जाती है। आप एक्सपोज्ड हो चुके हैं। तो हमारे लिए अब उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। एक आपकी बात काट के कहूंगा कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि उसमें था कि इफ यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग फॉर एनी प्रोडक्ट देन यू आर प्रोडक्ट। मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट के लिए पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट हैं। तो आजकल हम लोग जैसे कि ट्विटर, ये मेटा फ्रेम, दुनिया फेसबुक, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, धड़ल्ले से कर रहे हैं, पैसा तो कोई पे करते नहीं है। हम लोग को लगता है कि ये तो सब कम्युनिकेशन का माध्यम है। तो रफी साहब अभी एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअल में ये अभी उनसे ये भी जानेंगे कि आखिर ये कंपनियां जो है किस तरह से इनका बिजनेस करती हैं, तो इनको कैसे प्रॉफिट जनरेट होता है, थोड़ा ये भी समझाएंगे टेक्नोलॉजी के टर्म में। तो पहले आप यही बता दीजिए कि आखिर ये जो हम लोग के दिमाग में एक चीज़ है कि जैसे हम फेसबुक और ये गूगल और ये सब पूरा इस्तेमाल करते जाते हैं और हर चीज़ इन्हीं पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वॉइस कॉल भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के लिए मैसेज भी कर रहे हैं, तो आखिर ये जो हमसे पैसा नहीं ले रहे हैं तो आखिर इनका बिजनेस चल कैसे रहा, थोड़ा ये समझाइए। देखिए, अलग अलग माध्यम है इसके चीजों का। एक कॉन्सेप्ट है फ्रीमियम का। प्रीमियम जैसे प्रीमियम यानी किसी चीज की कोई वैल्यू से एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड चीजें हैं, उसको हमने प्रीमियम कह दिया। लेकिन एक वर्ड है फ्रीमियम। फ्रीमियम FREE MI। अच्छा, ये फ्रीमियम, फ्री से जनरेट हुआ है। ठीक है। दरअसल फ्रीमियम का मतलब ये कि जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं, ठीक है, या फेसबुक पे हम कोई चीज देख रहे हैं, एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं अपनी, इंस्टाग्राम चला रहे हैं,
यहाँ पे आपको कुछ पे नहीं करना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे दरअसल ऑडियंस बिल्डिंग है। ओके ओके। और इसका जो पैसा होता है फिर इसमें आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो जो एडवर्टीजमेंट है, तो जो ब्रांड्स अपने को एडवर्टाइज कराना चाहेंगे उन ऑडियंस के यहाँ, वो पैसा देते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को। तो यहाँ पे तो नथिंग इज फ्री, ये हमारा लोग का भ्रम है कि हम लोग फ्री में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और हमारा डेटा भी, जो हम लोग डेटा डाल रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं या अपने कॉन्टेक्ट डिटेल डाल रहे हैं, तो आई थिंक वो भी जो है सिक्योर नहीं है कि वो प्राइवेसी कहीं ना कहीं वो लोगों तक। मैं आम जनता को, नॉन टेक्निकल को मैं समझाने के लिए बता दूं कि जैसे हम लोग एक मैदान में कोई मेला लगाते हैं, दशहरे का या कोई मेला लगता है, तो जो हम मेला लगाते हैं वहाँ पे जो आने वाली मेला देखने पब्लिक आती है वो फ्री में आती है। बिल्कुल। लेकिन जब वो कुछ परचेज करती है तो वो जहाँ से परचेज करती है उनका फायदा होता है। बिल्कुल। तो वहाँ पे जो दुकान लगाने लोग आते हैं उनको स्टॉल का पे करना पड़ता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के यहाँ तो ऑडियंस, आप ये मतलब मैसेज दर्शकों को देना चाहेंगे कि धड़ल्ले से जो बिल्कुल डाउनलोड करते रहते हैं, कोई भी ऐप नई मार्केट में आई तो तो इससे क्या आपको लगता है इससे बचना चाहिए दर्शकों को? बहुत ज्यादा इसमें है। जैसे मैं अभी करेक्ट कर दूं, अभी जो हम लोग का जो टॉपिक था डिजिटल अरेस्ट, इससे रिलेट कराते हुए मैं आपको बता दूं कि जो इसका प्रोविजन जो हमारे पास आएगा, वो सबसे पहला तो ये है कि अननेसेसरी एप्स को हम ना डाउनलोड करें। और एक टर्म होता है, एक होता है रिमोट एक्सेस, जैसे एनीडेस्क एक ऐप होती है, टीम वीवर जैसी ऐप होती है, जिसमें हम आपके फोन को एक्सेस करके अपने फोन पे देख सकते हैं। बिल्कुल। उन ऐप्स का तो बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, या अगर कर रहे हैं तो वो किसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट की निगरानी में करें, किसी अपने खास पर्पस के लिए करें, क्योंकि ये ऐप की कंपनियां, ये ऐप की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस ऐप का दुरुपयोग हो रहा है ना। अब एक खंजर आपका सब्जियां काटने के लिए बना हुआ है, अब आप उससे किसी का नुकसान कर दें, गला काट दें, तो उस खंजर की गलती नहीं है, वो उस पर बिल्कुल बहुत सही था समझाया। अब मैं टॉपिक पे वापस आते हैं, जैसे कि आप इग्नोरेंस की बात कर रहे थे, तो इग्नोरेंस को थोड़ा सा कंटिन्यू करें कि कैसे, मतलब क्या। देखिए जैसे जो अगर आप ना जो भी स्टोरीज आप देखें सारी जो भी न्यूज में, तो उसमें एक चीज कॉमन आपको मिलेगी और वो ये जागरूकता की कमी सबसे पहली। और दूसरा डर खौफ, और तीसरा आइसोलेशन, यानी उनको फिर लोगों से बात ना करना, बताना नहीं। तो क्या ऐसा कुछ माहौल बन जाता है कि वो जानबूझ के बात कर नहीं पाता या करना चाहता नहीं है? ऐसा क्या साइकोलॉजी कैसे बिल्डअप होती है? जी देखिए, अब इसके लिए मान लीजिए मेरे पास कॉल आती है, मान लीजिए एक अभी थोड़ा सा वैसे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मान लीजिए आपने मुझे कॉल की, फ्रॉड आप करना चाह रहे हैं और मैं अरेस्ट होना, डिजिटल अरेस्ट, तो थोड़ा सा आपने समझाया कि आप किस तरह से मतलब करेंगे और मैं कैसे क्या करूंगा। जैसे मान लीजिए स्कैमर की कॉल आती है, स्कैमर की कॉल आपके पास आई और उसने जो है उसने ये बताया कि भाई माहिर साहब, आपका एक पैकेट है या आपका जो अकाउंट है उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हुए हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में मिल रहे हैं और पाए जा रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या इसमें इन्वॉल्व हैं? तो आप जाहिर कहेंगे कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा सारा ट्रांजैक्शंस है। तो नहीं, बिल्कुल आपके ये जो जितने ट्रांजैक्शंस है, अब वो ट्रांजैक्शंस है वो ये हैं और आपका ये 10,000 रुपए आया है, इस डेट को आया, इस डेट को आया है। और उन्होंने तो उसमें दोनों होता है, एक तो वो फेक कॉल भी करते हैं, एक सिर्फ झूठी बात बोलते हैं, और दूसरा ये कि वो बिल्कुल परफेक्ट जानकारी लेकर आते हैं ट्रांजैक्शंस की। वो लेकर के आते हैं, कहाँ से लेके आते हैं? ये पूरा नेटवर्क तो वो लेकर के आते हैं। अब उन्होंने बताया आपको, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, वो है, अब आप डर गए, आप सोचना शुरू कर दिए कि क्या होगा, मैं तो इसमें फंस गया, लोग तो मुझे, पहले तो अब मैं बेगुनाही अपनी साबित करूं, है ना, बेगुनाही साबित करूं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो इस चीज के लिए अब आप जो है, अब यहाँ पे गलती कहाँ होती है? गलती यहाँ होती है जब ये कॉल आई और वो फौरन उसका निवारण बता रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, तो आप पहले ही ये अलार्मिंग है कि ये कोई ना कोई स्कैम फ्रॉड है और असलियत में ऐसा कोई अदालत या इस तरह का लिंक से तो होता नहीं। माहिर भाई, आप तो खुद लीगल एक्सपर्ट हैं,
आप ये जानते हैं हर चीज का एक ट्रायल चलता है, जी, हर जी। चीज का प्रोसीजर है। प्रोसीजर होता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से लेके हमारे पूरा जो एक लॉ है, एक लीगल प्रोसीजर है, उसका एक एसओपी बना हुआ है। इस तरह से कोई तरीका नहीं होता जिसमें कि कोई ऐसा डिजिटल लिंक से जो है अदालत चालू हो से आप जाए। अदालत सही। चालू हो जाए, ये सब हो जाए। ठीक है। तो पहला तो ये है, हाँ। यहाँ पे जागरूकता वाली बात है। ओके। चलिए अब मान लीजिए जागरूकता के उनके झांसे में आप आ गए, हाँ, फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दूसरा ऑप्शन आता है, जो वो बताते हैं उससे जो भय क्रिएट होता है, हाँ हाँ। जो भय क्रिएट होता है उसको आपको अपना ओवरकम करना है। अच्छा। अगर उस वक्त आप नहीं डरे हाँ। और उन्होंने आप उनकी बात को धैर्यपूर्वक समझा, सोचा, तो वहां मामला ठीक हो गया। अच्छा। अब अगर तीसरा ये भी चलिए आप भय में हो रहे, ठीक है। तो तीसरा ये कि आप उठिए, हाँ आपके करीबी दोस्त, हाँ। जानने वाले, हाँ। कुछ नहीं, आप मान लीजिए पुलिस के यहाँ जाने से डर रहे हैं, हाँ। आप मत जाइए, लेकिन आपके हर किसी के जानने में, सगे संबंधी में कोई ना कोई वकील जानने वाला होगा, कोई ना हाँ। कोई डिजिटल एक्सपर्ट अच्छा, होगा, अच्छा। कोई ना कोई लोग होते हैं। आप उनसे अपनी बात को शेयर करिए, शेयर करें मतलब। आप करिए। इसमें कोई, अगर आप बेगुनाह हैं, आप हाँ। जानते हैं, तो हाँ। आप उनसे डिस्कस करिए। बिल्कुल। डिस्कस करिए तो ये बात है, तो फिर आपको सोल्यूशन मिलेगा, आपको लोगों का साथ मिलेगा, और फिर इस पे हम लोग बचा सकते हैं। जब मैंने कहीं क्या पढ़ा था कि एक महिला को शायद 7 या 8 दिन तक लगातार जो है वो जो फ्रॉड जो लोग कर रहे थे, उन्होंने उसको एक तरह से जो है एक रूम में, मतलब डिजिटल अरेस्ट वाला जो टर्म है उसको यूज करके रखा। वो महिला को मतलब कहीं भी अलाउ नहीं किया कि वो बाहर जा सकते हैं, कहीं जाए, और उसका शायद लैपटॉप लगातार ऑन करके रखा और वीडियो स्क्रीन पे उसको बैठा के रखा। तो ये सब पूरा जैसे जो एक फिल्मी स्टाइल पे जो है 7-8 दिन, 4 दिन, 5 दिन तक लगातार जो है अपने एक तरह से उसको वो कर लेना, नाइस कर लेना या कैप्चर कर लेना, और वो भी बिना हाथ पैर लगाए, बिना भी कहीं दूर बैठ के। तो इसमें मतलब थोड़ा सा ये सोचने वाली बात होती है कि एकदम से क्या ऐसा वो लोग के और क्या क्या तरीके होते हैं कि बिल्कुल आदमी पैनिक होकर एकदम बिल्कुल वो करता ही जाता है, करता ही जाता है मतलब। जी जी जी। देखिए अभी जैसे मैंने जिक्र किया था आपको महाराष्ट्र में, जी 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 जी। अब ये पूरा डिजिटल अरेस्ट का रैकेट अच्छा चल रहा था। अच्छा अच्छा। अभी आप देखिए उसमें क्या था, साइबर कैफे, अच्छा। फेक कॉलर आईडीज, हाँ। ये स्पूफिंग करना नंबर को, अच्छा, अच्छा। ये पूरा चल रहा था। अच्छा। अब इसमें एक केस ऐसा आया जिसमें कि हाँ जब वो पूरी कॉल आ रही थी, हाँ। तो पता चला ये कॉल जो है लग रहा था कि इंडिया का नंबर है। अच्छा। लेकिन उसका सर्वर जो है हाँ। वो बाहर था, विदेश में। ओ। अब वो कंबोडिया, ताइवान हाँ। और इस सब जगह जैसे हाँ। देशों से वो ऑपरेट हो रहे हैं। ऑपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अब वो वाया वीपीएन भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, वीपीएन जैसे अलग अलग सर्वर्स को हाँ। चेंज करने के लिए होते हैं, प्राइवेट प्राइवेट सर्वर सर्वर जाते हैं। जी जी। तो ये सब भी है। स्पूफिंग एक टर्मिनोलॉजी आती है। हाँ। स्पूफिंग का मतलब जैसे दर्शकों को बता दूं, हाँ। कोई स्पूफिंग का मतलब ये कि नंबर दिख कुछ और रहा है, हाँ। पीछे कोई और नंबर चल रहा है। ओके, मतलब ऐसा। नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। जी जी जी, जो डिस्प्ले हो रहा है वो एक्चुअल में है नहीं। अच्छा। तो ये लगता है। आईडीज भी जो यूज होती हैं, जो फेक आईडीज हैं, पता चला जब पुलिस ने इंट्रोगेशन चेक किया, इन्वेस्टिगेशन किया, तो उस अच्छा। नाम का आदमी ही नहीं है। मतलब जो नंबर या जो बैंक जी। अकाउंट इसमें यूज होते हैं जी, जी, वो जी। मतलब उनके एक्चुअल होते ही नहीं है। एक्चुअल आईडी के नहीं होते हैं। हम्म। वो बैंक अकाउंट एक कुछ सीमा के लिए लिया, उसका पर्पस खत्म हुआ, वो गायब। मतलब अब इसीलिए जब वो। उन्होंने बैंक अकाउंट से करा तो कुछ नहीं है। जी जी जी। अब बहुत सारे पैसे ऐसे हैं, इंटरनेशनल डिजिटल वॉलेट्स हैं, वो पैसा आया और वहां से फिर वो डिजिटल वॉलेट चला गया। डिजिटल वॉलेट से उन्होंने कहाँ ले लिया उसका कुछ पता नहीं बिटकॉइन टाइप में। हाँ, बिटकॉइन टाइप से ले लिया। हम्म। तो जिसका कोई मतलब ये सब उनको एक तरह से जी। नर्चर कर रहे हैं, उनको जी, पोषित कर रहे हैं मतलब। एक टर्म माहिर भाई, इसी में मैं आपको बताता हूँ, एक टर्म होता है राउटिंग। राउटिंग। राउटिंग का टर्म है जिसमें कि क्या है कि आपको लगेगा कि ये कॉल आ रही है माहिर भाई की तरफ से। हाँ हाँ हाँ। दरअसल ये कॉल आ रही थी किसी XYZ की तरफ से। तरफ से। तो वो कॉल वहां से किया और वो रूट होके दूसरी तरफ से आई। मैंने सुना अब है जब कि- इन्वेस्टिगेशन हुआ हाँ। तो पता चला वो एंड ओरिजिन पता ही नहीं चला। मैंने सुना कि एसपी साहब का नंबर लिख के आता है, हाँ, कप्तान साहब जी। का नंबर लिख के आता जी, है, जी, नंबर जी। भी ऐसा डिस्प्ले होता है कि उन्हीं का लगता है, जी, जी, लेकिन जी, एक्चुअल में वो नंबर जी नहीं जी जी, होता। हाँ बहुत सारे ऐप्स हैं। अच्छा, तो ट्रू क्या- कॉलर है जैसे। क्या ये मतलब एक दो लोग इस तरह का अपराध को अंजाम देते हैं, या एक तरह का संगठित रूप में मतलब कई लोग मिलके ये माहौल पैदा करते हैं, ताकि तो आई थिंक ये जो विक्टिम है वो जी। एकदम से उस फ्लो में आ जाता है और पैसा देने का शुरू कर देता है। जी बिल्कुल, आपने कहा हम्म। ये किसी एक आदमी का कॉल नहीं है। नहीं, संगठित। ये पूरी तरह से ये संगठित। वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक सिर्फ ऑर्गेनाइज नहीं बल्कि वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हाँ, इसका बाकायदा
ये लोग पूरा एक स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्लान तैयार करते अच्छा, हैं, एक एसओपी तैयार करते हैं जी जी। और उसी के हिसाब से वो इसको फॉलो करते हैं अच्छा और फॉलो करते हैं और ये पूरा प्रोबेबिलिटी का गेम है। अच्छा उन्होंने 100 पे ट्राई मारा। ट्राई मारा, 2 लोग फंस गए काम हो गया तो उनका। उनका काम हो गया। वो 2% की सेल्स और वो भी अच्छा खासा अमाउंट जाता है, मतलब जी, सुना है कि जी, मैंने जी। वो लोगों की पूरी पूरी कमाई जो है, जी, जी। पूरी सेविंग, एक प्रिंसिपल साहब बात शायद उनकी पूरी सेविंग ही उड़ गई, पूरी उसी में जी। चली गई। यहाँ तक उसके बावजूद भी उन लोगों ने शायद उसको मजबूर किया कि और भी पैसा इकट्ठा करो रिश्तेदारों से मांगो। जी जी जी। तो अच्छा शबीर भाई ये बताएं कि जैसे इसमें लोगों को, मतलब ठीक है समझ में आता है कि उन्होंने नहीं बताया पुलिस को क्योंकि वो बहुत डर गए, ठीक है, और वो लोगों को लगा कि यही लोग पुलिस है जो फोन कर रहे हैं या फिर यही लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड लोग हैं जो उनको फ्रॉड इनके साथ कर रहे हैं, उसके दिमाग में बैठ गया बात। लेकिन ऐसा क्या होता है कि मतलब जैसे कि माँ अपने बेटे को, पिता अपने बेटे को या अपनी बेटी को, ये मतलब बिल्कुल घर के लोगों को भी, लोग मैंने देखा है कि इस तरह के न्यूज आई हैं कि उन्होंने बिल्कुल किसी को, मतलब किसी को भी नहीं बताया, जी। मतलब किसी को भी नहीं बताया। जी। तो ये भी, ये क्या कैसे हो, मतलब ये करा ले जाते हैं इस तरह के लोग? देखिए जो इस स्कैम में है हाँ वो काम करते करते इतने एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो साइकोलॉजी का पता चल गया उनको बिल्कुल साइकोलॉजी का पता हो जाएगा। कि लोग कैसे और डरते हैं। अब ये हाल हो गया है माहिर भाई कि हम्म। ये लोग ना जिसको टारगेट करते हैं पूरी तरह से वो उनके बारे में वो पूरी जानकारी जानकारी एक तरह से निकाल, इवन बिहेवियर भी उनका जज कर लेते हैं। अच्छा बिहेवियर कौन है, इसीलिए जो आज के, मेरा ये मानना है पर्सनली, जो बिल्कुल स्मॉल माइक्रो फैमिलीज जो हो रही है ना, एक वो भी हाँ एक तो बहुत बड़ा एक पहले लोग आपस में शेयर करते थे, पहले आपस सुख में दुख share बताते करते थे थे, लोग, आपस में बात करते थे, अब लोग ये सारी चीजें थोड़ा हैं जो- जी जी जी। और थोड़ा सा स्टेटस सिंबल भी हो गया है कि लोग अपनी प्रॉब्लम बताना भी नहीं चाहते, हाँ लोग बताना नहीं कि चाहते। मेरे साथ ये हो रहा है। जी हाँ तो ये मतलब ऐसे लोग, मतलब इनको अवेयर होते हैं कि बहुत 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 अच्छा किस तरह की बस- धमकियां देते हैं, इस तरह के मतलब फ्रॉड जो करते हैं वो लोग किस तरह की धमकी देते हैं, क्या कर देंगे, मतलब मिसाल तौर पे क्या हो जाएगा? देखिए धमकियों में जो बहुत ज्यादा कॉमन चीजें आई हैं, हाँ कॉमन चीजें आई हैं, आपका पार्सल मिला है अच्छा। जिसमें ये चीज पकड़ा गया है, अच्छा आपका जो है आपके बैंक अकाउंट पे ये काम हो रहा है, हाँ। आपके आधार के थ्रू से एक नंबर अच्छा। अलॉटेड है अच्छा। और जिसमें जो है ऐसे ऐसे आप इस फ्रॉड में पाए गए हैं, हाँ इस पे मर्डर का केस है तो हाँ। इसका केस है, हाँ कोई भी एक इस तरह का हाँ। उन्होंने बनाया हम्म। जिसके ऊपर आप डर जाए। अच्छा उनका कुल मकसद ही यही रहता है कि आपको किस तरह से मतलब डरा दें और उसके बाद एक साइकोलॉजिकली जब आप ट्रैप हुए और फिर उसके बाद उन्होंने आपकी डिटेल लेना शुरू कर दी वाया टेक्नोलॉजी। अच्छा काम भी ये सर बहुत तेजी से करते हैं, बिल्कुल इनको किसी मौका नहीं देते हैं शायद उसको एक तरह से समझने का कि कुछ और, इससे पहले जब तक कि अमाउंट आता रहे या उसका अकाउंट खाली ना हो जाए हाँ। तब तक शायद एकदम उसको बिल्कुल पीड़ित को जो है हिलने का मौका नहीं देते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से मतलब अपना जाल बुनते हैं। एक अभी मैं अपने यहाँ का इतना जागरूकता के बाद जैसे मेरा ये कहना है कि इसमें हाँ। कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया नहीं है। अभी मेरे सिस्टर का बेटा अच्छा अच्छा और वो भी इसी मामले में, लेकिन वो डिजिटल अरेस्ट का केस नहीं था, अच्छा 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 उसमें ओटीपी का केस था, ओ दूसरे तरीके का फ्रॉड, दूसरे तरीके का फ्रॉड था। हाँ अब उसका क्रेडिट कार्ड था, हाँ हाँ उसका क्रेडिट कार्ड था, उसने और उन्होंने उनको कॉल किया मेरे ख्याल से लगभग रात को 9 या 10 बजे, अच्छा 9-10 बजे उसने कॉल किया और अच्छा। क्रेडिट कार्ड के लिए अब उनका अच्छा कुछ ऐसा आया कि भाई ये कॉल आई है और आपका कार्ड जो है वेरीफाई होना है, अच्छा तो वेरीफाई होना है, अभी आपके पास ओटीपी जाएगा तो आप उसको कार्ड को वेरीफाई करिए, अच्छा। आप ओटीपी हमको ना बताइएगा। हाँ पहले उन्होंने यही कह दिया, अच्छा पहले ही कि आप ओटीपी एक तरह से मतलब सिक्योर के लगा कि जी 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 कॉन्फिडेंस और दिया कि वो- मतलब हमें हाँ, नहीं आप- चाहिए। हमें नहीं चाहिए हाँ। और ये बात करके और उन्होंने कहा कि भाई ये है और इससे आपकी लिमिट भी बढ़ जाएगी अच्छा। और हो अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा उसने उठाया, उसने हाँ। क्रेडिट कार्ड का ओटीपी बताया, एक बार बता दिया, हाँ। उसके अकाउंट से 9,000 रुपए कट गए और फिर दोबारा फिर कॉल आती है कि सर आपके पास एक और फिर आ रहा है, फिर 9,000 रुपए आ गए। अच्छा जब दोबारा हुआ तो जब डिडक्शन का, तब तक भी डिडक्शन का मैसेज आ गया, अच्छा पहले वाले का अच्छा डिडक्शन का मैसेज आया, इधर वो कॉल कर रहा था तो तीसरी बार भी उसने डिडक्ट किया और कुल 27,000 रुपए उसके अकाउंट से खाली हो गया। खाली हो गए और क्रेडिट कार्ड का था। अब वो जो है वो है, ही इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बताइए मतलब कि जो खुद टेक्नोलॉजी में डेली जी। पल बढ़ रहा है, खेल जी, रहा है उसको, जी। वो ही जो है इसका शिकार बन रहा है। हाँ
तो इतना ज्यादा सेंसिटिव और इतना ज्यादा खतरनाक ये तो क्या लोगों की लापरवाही का भी आप मानते हैं कि बहुत ज्यादा इसके लिए इस केस में तो पूरी लापरवाही नहीं, नॉर्मली भी आई थिंक लापरवाही की बहुत ज्यादा हल्के में हर चीज को लेना, जी जी कोई लिंक क्लिक कर देना, कुछ भी जो है देख लेना, कुछ भी डाउनलोड कर लेना, जी ये जो पब्लिक की मेंटालिटी की फ्री की चीज है तो यूज कर लो, तो आई थिंक ये भी एक मैटर माहिर भाई, मैं आपको बताऊं कि ये इतना बड़ा टॉपिक है, हाँ, इतना बड़ा टॉपिक है बिल्कुल, कि हम लोगों को जो है कई सेशन करना पड़ेगा। कि अभी मैं एक इसी में कनेक्ट करते हुए मैं एग्जांपल बता दूं कि जैसे अब ओटीपी का ही मामला है, हाँ, तो ओटीपी में अब ये लोग जैसे तरीके बता रहे हैं, हैं अलग अलग तरीके, जैसे मैंने एक तरीका आपको अवेयर किया, तो पता चला वो उन्होंने अब फॉलो करना बंद कर दिया, एक नए तरीके से करा रहे हैं। अब एक ऐसा केस आया जिसमें उन्होंने इस चीज को लेकर के आए कि उन्होंने स्क्रीन शेयर करा किसी और काम से, कहीं पैसे की बात नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, और वो उस स्क्रीन पे बात करते जा रहे हैं और उनके कार्ड को लेकर के वो एंट्री जो है वो करते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ओटीपी आ रही है उससे ओटीपी पूछने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्रीन पे वो ओटीपी का नोटिफिकेशन देख रहे हैं, और वो करते जा रहे हैं। जब तक बात खत्म हो रही तब तक जो 10-15 हजार 20 हजार जो भी उसके अकाउंट में खाली कर दिए। अच्छा, इसमें भाई ये बताएं, बहुत जैसे कि भारी भरकम जैसे विभागों का पीड़ितों को डराने के लिए यूज किया जाता है कि NIA से बोल रहे हैं, CBI से हैं, तो क्या ये भी एक प्ले करता है रोल की पीड़ित के मन में एकदम से, क्योंकि पुलिस से वगैरह सुनेगा तो हो सकता है कि हाँ, मैं फिर आपको वही जवाब दूंगा कि जागरूकता की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं बता दूं भैया, CBI के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो रात में आपको लिंक शेयर करके वो काम करें, उनका बाकायदा वो पूरा देश का मामला हम लोग देखते हैं, वहाँ एक प्रोसीजर है बाकायदा, CBI के पास केस जाता है, वो है एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू से इंट्रोगेशन होता है। ED का मामला भी उसी तरह से है, इनकम टैक्स का भी मामला उसी तरह से है। तो मैं आप सब लोगों से ये मैं गुजारिश भी करूंगा, एक अपील करूंगा कि आप लोग इसमें एक ही आंसर है, एक ही तरीका है, और वो है बचने का, वो है आपकी अवेयरनेस। आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल। ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि ये ज्यादातर समस्या का निवारण इसी बात से हो जाएगा कि अगर पब्लिक जागरूक हो जाए और डरे नहीं, बिल्कुल घबराए नहीं, अपने ऊपर आत्मविश्वास बना के रखे और ये माने कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है, जो कि नहीं होता अमूमन। जो है बड़े बड़े विभागों का नाम सुन के, CBI, NIA और इस तरह सुन के जो है उनके। अच्छा, इसमें आरोप जैसे आपने भी समझाया कि एक ताइवान वाले पैकेट के माध्यम से कि सीधा आरोप लगता है कि देशद्रोही एक्टिविटी पे ज्यादातर आई थिंक जोर रहता है। मतलब जो भी संगीन आरोप होते हैं वो छोटे मोटे नहीं होते कि आपने कोई चोरी कर ली है या वो पैसे चुरा लिए, मतलब सीधा बड़ी आरोप लगाए जाते हैं डराने के लिए, फ्रॉड जो लोग कर रहे हैं उनके जरिए। मतलब सीधा इसका एक रीजन ये भी है, एक रीजन ये भी है कि हमारे ये जिम्मेदारी समझना पड़ेगा हमारे मीडिया को और न्यूज को भी, और थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना ज्यादा न्यूज का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा भयानक हो चुका है ना, इतना ज्यादा केसेस को और इन सब चीजों को करा रहे हैं कि लोगों के दिमाग में यही सारे केसेस आते ही हैं दिमाग में, और ये केस लगना, ये चार्ज लगना किसी पे, ये बहुत आसान लगने लगा है लोगों को। अच्छा, बहुत आसान लगने लगा है लोगों के ऊपर देशद्रोह लग जाना, ये लोगों को लगता है बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। तो आदमी ये सोचने लगता है जब उधर से कॉल आती है और वो ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं कि वो सोचते हैं अच्छा ये लग गया क्या। बहुत बड़ी बात कह दी है, बिल्कुल कि मतलब पब्लिक के दिमाग में ऐसा एकदम इजीली चला जाता है दिमाग में कि हाँ हम मेरे पे धारा लग सकती है जी। मतलब आपके साथ तो बिल्कुल आपने देखा कि ये तो पहले को सोचना ही चाहिए कि क्या इतना आसान नहीं है कि मतलब किस तरह से बिना कोई सुनवाई हुए, बिना कोई बिना कोई जांच हुए सरकार भी इस तरह के कदम नहीं उठाती है। तो ये जो बिल्कुल नकली पुलिस बन के, नकली जो है जारी बन के कर रहे हैं। अच्छा, हमारी चाहे प्रशासन हुआ, पुलिस हुई या जुडिशरी हुई, सबका एक सिस्टम है, एक काम करने का दायरा है, एक काम करने का स्ट्रक्चर है। तो भाई इसमें अमूमन हम लोग देखते रहते हैं कि न्यूज़पेपर में भी, और सरकार हालांकि बड़ा सिंसियर है और बीच बीच में काफी मैसेज आते रहते हैं जागरूक होने के लिए कि मतलब मध्यम से हर तरह के बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी धड़ल्ले से जो है ये मतलब लोग पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये ऐसा क्या मानते हैं कि इसका क्या कारण है?
देखिए अब है क्या ना कि जैसे मैं देखता हूँ अक्सर मेरे पास हर पखवाड़े हर 15 दिन पे 20 दिन पे इस तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से चाहे वो सीबीआई डिपार्टमेंट की तरफ से एक पब्लिक मैसेज आता है जागरूकता के लिए कि इस तरह का डिपार्टमेंट आप अपने फेक कॉल से बचें, आप वीडियो कॉल पे कभी ओटीपी ना दें, ये सब ना दें, ये सारा है। लेकिन माशाल्लाह अपना देश इतना बड़ा देश है, हर तरह के लोग हैं, अभी भी जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वो मुझे लगता है उतना ज्यादा नहीं हो पाया। इतना सोशल मीडिया बढ़ने के बावजूद भी डिस्ट्रैक्टेड माइंड तो है, लेकिन इंफॉर्मेशन जो काम की इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। और आप जैसे लोग जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, इस जैसा प्लेटफॉर्म और पॉडकास्ट लेकर के आए हैं और ये सारे जो कर रहे हैं, तो शायद ये सब चीजें जो है अवेयरनेस की है और हम सब की जिम्मेदारी है कि इसको जो है। तो आपके पास जो केसेस आते हैं ज्यादातर इस तरह के मामलों के, तो इसमें ज्यादातर आप यही मानते हैं कि जो वर्ग है वो पढ़ा लिखा भी है जी, उसको जो है वो बिल्कुल ना समझ या उस तरह की नहीं है कि अशिक्षित नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जागरूकता की देखिए जो साइबर अरेस्ट का मामला है, डिजिटल अरेस्ट का मामला है, ये तो बिल्कुल जागरूकता की कमी की वजह से, ये तो सीधा बेसिक जानकारी भी ना हो। एग्जैक्टली बेसिक जानकारी, तो वो वही लोग टारगेट होते हैं जिनके पास नहीं जानकारी होती है वो है। मतलब अगर पब्लिक या जो भी लीडर सिर्फ ये मान ले कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता और उसका कुछ भी अहित नहीं हो सकता क्योंकि उसने कोई गलत किया नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन इतना भी ना जानना एक बड़ी वजह होती है। जी। और उसके अलावा जो बाकी दूसरे हैं दूसरे फ्रॉड्स हैं, दूसरे स्कैम्स हैं, चाहे एसएमएस के जरिए से, लिंक के जरिए से, ओटीपी के जरिए से, ऐप के जरिए से, ये सब क्या होता है, ये सब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। इसमें क्या है, आप जागरूक हैं भी तब भी हो सकता है लापरवाही से भी हो जाएगा या कुछ ऐसा एक्टिविटी हो गई जिसकी वजह से है, तो इसलिए एक्सपोज तो हर कोई है, तो कोई भी। अभी एक वीडियो शूट करने से पहले हम ये बता रहे थे कि एक केस में इन्होंने एक फ्रॉड वाले बंदे से उनकी बात हो गई थी जो शायद नकली ऑफिसर बन के पुलिस बन के बात कर रहा था। जी। तो एक आई थिंक आपने बताया कि उसका गेटवे वाकई में ऐसा था कि शायद वो एक बार असली अधिकारी की तरह उसका ड्रेस जो है पीछे का बैकग्राउंड जो है, तो जब आप बहुत ज्यादा बताया, अफसोस ये रहा कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, वरना मैं उनके साथ थोड़ा खेलता, लेकिन दे आर सो स्मार्ट कि वो मुझे मुश्किल से 30-40 सेकंड की बात से ही वो समझ गए कि यहाँ काम नहीं होना है, यहाँ काम नहीं होना है, क्योंकि ना वो फेस रीड करते हैं, वो कॉन्फिडेंस देखते हैं। अब मैंने सोचा कि उनके साथ खेला जाए, देखिए कहाँ तक जाते हैं। बिल्कुल। तो वो जब स्टार्ट किया उन्होंने तो वो समझ गए कि ये बंदा जो है ये उनके साथ खेल रहा है, तो वो उन्होंने तुरंत कॉल कट कर दिया। तुरंत मतलब आई थिंक उनका ये रिस्पांस जो है फौरन ऐसे लोगों के साथ में जहाँ उनको लगता है कुछ नहीं होना है, तुरंत वो शट डाउन करके निकल लेते हैं, उनको टाइम बर्बाद नहीं करते, दूसरे शिकार पर लग जाते हैं। जी। अच्छा, इसमें अभी भाई जो ये हमी भाई की इसमें जैसे ये माध्यम हो गया, तो ये पूरा नकली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, पुलिस स्टेशन बना के, नकली पूरा अधिकारी बन के, ठीक है, वीडियो भेज के अपना पीछे से जो आपने बताया कि तरीके से कि पुलिस वाले निकल भी रहे हैं, गाड़ी की आवाज भी, होटल की शायद सुनाई पड़ती है बीच में, और मतलब सायरन की भी आवाज सुनाई पड़ती है, मारने पीटने की भी आवाज सुनाई पड़ती है। तो ये मतलब इन्होंने ये तरीके के अलावा ये जो इतना इन्होंने बढ़ा दिया है इस तरह के फ्रॉड को, तो इसमें और भी कुछ ये मॉडिफिकेशन करते जा रहे हैं, आपको लगता है इसमें? हाँ, अच्छा है। अरे अभी अब तो एआई यूज करने लगे। अच्छा, एआई यूज करने लगे। हाँ, बिल्कुल। वॉइस को वो किसी अधिकारी के साथ जैसे मैच करा दिया। अच्छा। अब उन्होंने अधिकारी के साथ में मैच कराया और पूरा एआई कैरेक्टर बना, एआई मॉड्यूलेशन से वॉइस आपको लगेगी अरे यार ये तो दरोगा जी का आवाज सुनी हुई है, ये तो हमारे एरिया के दरोगा जी हैं। मतलब जो वॉइस की टेक्नोलॉजी का यहाँ पे दुरुपयोग मतलब खुले, वो वॉइस सैंपल लगा करके आप मॉड्यूलेट करा सकते हैं, उससे आदमी को यकीन भी होगा तो आवाज मिल रही है। इसी को शायद डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है, जी। ये जो अभी बीच सुना था कि सेलिब्रिटीज के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनकी वॉइस और उनके पूरी पिक्चर्स को एकदम बना के और वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया लोगों के बीच में। देखिए डिजिटल जितना ज्यादा डिजिटल अम्ब्रेला बढ़ता जा रहा है और ये प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, उतना ज्यादा इसमें स्कैम के चांसेस बढ़ रहे हैं। सही। तो ऐसा नहीं है, अब हमारी जो गवर्नमेंट है
वो भी उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोविजंस और ये सब लेकर के आ रही है सारा। हम बहुत सारे, पहले क्या था, पहले डिजिटल और ईमेल और इन सब चीजों पे मेरे ख्याल से आप तो हमसे बेहतर जानते हैं कि आज के 10-15 साल पहले इसको एज एविडेंस वो मिली नहीं थी, कि इसको एविडेंस भी नहीं माना जाता था। लेकिन अब ये सारा जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो प्रोविजंस आ गया है, डिजिटल एविडेंस को भी पूरी तरह से इंडोर्स कर लिया गया है, वो मान लिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है अब काफी चेंजेस आ रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बदलता है, चीजें चेंज होती है। तो जो ये बताइए कि जैसे इसमें सरकार द्वारा तो वैसे बहुत आता रहता है कि काफी ज्यादा इसमें कठोर जो है कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस तरह के धोखाधड़ी को रोका जा सके। तो इसके लिए जैसे कोई पीड़ित अगर मान लीजिए हो जाता है, इस केस में फंस जाता है, तो उसके लिए क्या मतलब त्वरित उपाय करने के क्या क्या तरीके हैं? देखिए, सबसे पहले सरकार ने सिर्फ यही नहीं कहा है कि सतर्क रहो, बल्कि सरकार ने इसके लिए बहुत सक्रिय कदम भी उठाए हैं, बहुत सारे। बाकायदा एक नेशनल लेवल पे साइबर क्राइम के लिए पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया है, 14C कहा जाता है उसको। और उसके अलावा इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दी है 1930, जो 24/7 आपके साथ कुछ भी फ्रॉड हुआ तो आप ऑनलाइन उनको सीधा 1930 पे कॉल करिए और आप जो है 1930 दर्शकों को नोट कर लीजिए, 1930 पे कॉल करके आप तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए आप इसके अलावा जगह जगह जैसे साइबर थाना बनाए गए हैं, साइबर जो है वो बनाए भी जा रहे हैं बहुत ज्यादा, काफी प्रचलन में आ गए। हाँ, बिल्कुल। तो ये इसके लिए पूरा बाकायदा इसके लिए अलग सेपरेट सेल ही है, जो पूरा हेल्पलाइन नंबर है। आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, आपके साथ में फ्रॉड हुआ। अभी जैसे अब मैं बता दूं, इसमें लोन देने वाला बहुत ज्यादा, लोनिंग का भी बहुत बड़ा अब ऐप है। आपको कहेंगे कि भाई आप इमीडिएट 15,000 का लोन ले लीजिए। अब आपने उसमें ऐड किया, अब आपने सारी उस 15,000 को पाने के लिए आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी ये भी नहीं देखा कि क्या है, ऐप कौन है, इसका डेवलपर कौन है, कहाँ से बना है, आपने सारी डिटेल दे दी उस 15,000 को देने के लिए। अब उन्होंने अच्छा उसको देने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो दुनिया भर के OTP मांग रहे हैं वो भी आप उनको दिए जा रहे हैं। और लास्ट में उन्होंने पहले आपको कहा कि भाई हम इसको 3 किस्तों में देंगे, अभी आपको 5,000 देंगे, फिर वेरीफाई होगा, फिर इतना देंगे, फिर इतना देंगे। तो आपने कहा ठीक है, आपने दिया, उन्होंने 5,000 रुपए आपको भेज दिए। बिल्कुल। अब वो डिटेल दे दी और आपने पूरा एक्सेस दे दिया। उन्होंने क्या किया कि आपके बहुत सारी पिक्चर्स उठा ली आपके गैलरी से, ऐप में उठा लिया और आपकी प्राइवेसी पूरी गई। अब उन्होंने उठा लिया, उठाने के बाद उसमें फोटोज हैं, आपके घर की महिलाओं की फोटोज हैं, उनको ले करके और उसको उन्होंने AI के माध्यम से उसको बना करके और न्यूडिटी और ये सब दिखा करके उन्होंने बना करके और उससे जो है अब वो उल्टा कर दिया। अब उन्होंने कहने लगे भाई हम आपके सोशल मीडिया इधर उधर सब आपको भेजना शुरू करेंगे, आप उनको पैसा दीजिए। तो मैंने पढ़ा कि कई सारे ऐप्स ऐसे हैं कि जो इवन प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध नहीं है, उनको शायद ये API भेज के उससे डाउनलोड करवाते हैं और उसके फिर तो ये थोड़ा दर्शकों को भी समझाइए कि ये जो API अलग से भेजी जाती है और जो प्ले स्टोर से जो ऐप डाउनलोड किए जाते हैं, इन दोनों में मतलब ऐसा क्या फर्क होता है, थोड़ा समझाइए। जी देखिए, अभी क्या हो गया है, जब ये सारा स्कैम बढ़ा तो इसके लिए सरकारों ने जैसे टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि इस तरह की धमकी भरी कॉलों को ब्लॉक किया जाए, ये सब किया रहे। अवेयरनेस के लिए उनको कहा गया है ना, तो वो सारे वो लोग कॉल करते हैं। इसी तरह से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी बताया गया है कि आप IDs को वेरीफाई कराओ, ये सब करिए, सारा जो है उन्होंने बताया। प्ले स्टोर के ऊपर अब इतना सख्त निर्देश हो चुका है कि वहां पे बाकायदा पहले आपको ऐप को पहले पब्लिश करने के लिए एक DUNS नंबर चाहिए। अच्छा, DUNS नंबर। उस वो एक यूनिक नंबर है, वो नंबर तब अलॉट होता है, वो एक तरह से डिजिटल यूनिक नंबर है। डिजिटल यूनिक नंबर है, वो तब अलॉट होता है जब आपकी पूरी आइडेंटिटी वेरीफाइड हो जाती है। ओके। ठीक है, वेरीफाइड हो जाती है, तब आपका प्ले स्टोर पे अकाउंट खुलेगा। बिल्कुल। और फिर आप अपनी ऐप को सबमिट करेंगे। बिल्कुल। तो फिर वो कम से कम 15 दिन 30 दिन लेता है उसको वेरीफाई करने में, उसके अंदर देखता है, उसका कोड रिव्यू होता है। अब तो AI के जरिए से वो ऑटोमेटिक रिव्यू करा लेते हैं। कराने के बाद वो सारी चीजें
वो करते हैं, बिल्कुल, बट देयर इज ऑलवेज द रूम फॉर द चेंज। वो जब उन्होंने मान लीजिए 60% 80% उन्होंने कवर कर लिया, बिल्कुल, लेकिन अभी भी 20% है जहाँ से वो बाईपास हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये है। अच्छा, जो प्ले स्टोर का जो ऐप है हाँ। वो फिर भी आपका लगभग 90% 80% सेफ है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो अदर सोर्सेज से आता है, हाँ, इसके लिए भी आपका एंड्रॉयड फोन है, हम्म, वो आपको वार्निंग देता है बिल्कुल। जब आप अदर फोन हाँ, से malicious- इंस्टॉल करते हैं, मैलिशियस से हिंट देता है कि आप जी हाँ, डाउनलोड कर रहे हो, सेफ नहीं लेकिन रहेगा। लेकिन अब ये पब्लिक के इंडिविजुअल पे इंडिविजुअल है, अच्छा। मानना नहीं मानेंगे तो ये जो प्राइवेटली व्हाट्सएप के माध्यम से जो ऐप की ऐपें भेजी जाती बहुत है, danger तो ये डेंजरस काफी है। बहुत, इसी से बहुत। शायद डेटा जो है वो बहुत मतलब तो व्हाट्सएप के जरिए नहीं, टेलीग्राम पे तो यही चलता है। मैंने पढ़ा था कि बैकग्राउंड में शायद पीछे से डेटा जो है ये ऐप उठा के जो है वो जो भी फ्रॉड करने वाला है उसके सर्वर में डालता रहता है, Exactly. और इसी तरह से डेटा कॉपी हो जाता है। जी जी, क्योंकि देखिए प्ले स्टोर से जब आप इंस्टॉल करते हैं कोई ऐप, हम्म, तो प्ले स्टोर जो है ना वो जब वो पूछता है कि आपको डिवाइस की क्या क्या परमिशन चाहिए, क्या क्या चाहिए, तो आप जितनी परमिशन उसको देंगे हाँ। उसी हिसाब से सख्त हो जाता है उसका ऑडिट। बिल्कुल। और अगर आपने उसको गैलरी दिया, हम्म, कैमरा दिया, हाँ। माइक दिया, हाँ। इन सब चीजों का एक्सेस दिया, हम्म। तो फिर जब आप इंस्टॉल करेंगे तो वो आपसे आपका कंसेंट पूछेगा बिल्कुल, कि ये चीजें हैं। बिल्कुल। तो अगर आप जानते हैं कि ये ऐप जेन्युइन है अच्छा। तभी आप करेंगे, वरना नहीं करेंगे। नहीं, मोहम्मद आपने बहुत सही पॉइंट उठाया कि ज्यादातर ऐप में आप जब डाउनलोड हम लोग करते हैं तो उसमें से पूछा जाता है कि आपको किस चीज की परमिशन ऐप को देना चाहेंगे। जी। तो क्या आप ये मानते हैं कि दर्शकों को भी यहाँ पे विवेक से काम लेना चाहिए कि वो ही परमिशन दे उस ऐप को हाँ, बिल्कुल। जो उससे रिलेटेड हो? अगर वो मतलब मान लीजिए बैंक से रिलेटेड है तो उसको ओटीपी इस तरह का मतलब कुछ उसमें प्राइवेसी और दिमाग खुद भी लगाना चाहिए कि जी ये सारी privacy जी 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 मानते हैं आप जी लोग? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सारा मामला जागरूकता का है, अगेन एंड अगेन। हाँ, बिल्कुल। हम लोग अब तक कम से कम 3-4 बार 5 बार इस उसको बात बात को दोहरा दोहरा चुका है, दोहरा चुके हैं, क्योंकि तभी है। अच्छा। और इस पे बहुत सारा है। अभी मैं बताऊं, अभी अपने पुलिस डिपार्टमेंट से ही मुझे सही, एक हाँ। ऑफर आया है कि भाई अभी जो नई भर्तियां हुई हैं उनको- उन लोगों को ट्रेनिंग देना ट्रेनिंग है देने के लिए यही साइबर सिक्योरिटी सिक्योरिटी के लिए। जाहिर सी बात है कि तो वो- सरकार जी 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 तो सरकार पुलिस पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दे मस्ट बी इक्विप्ड, उनको पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए। हाँ, ये अभी पुलिस भाई वो साइबर थाने भी बनाए जा रहे हैं इसी जी, पर्पज जी, के लिए, जी। बाकायदा जो है गठन भी किया जा रहा है। 1930 पर एग्जाम्पल दिया वो जी, भी किया जा जी, रहा है। जी, ठीक है, डीएनडी पहले से ट्राई के लिए भी बोला गया हुआ है। जी, जी, जी। हाँ, अच्छा, ये एक मुझे ये बताइए, ये मिथ है लोगों के दिमाग में कि जब ये हम जितने भी ऐप इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, और ये सब तो धड़ल्ले से जो है डाउनलोड करते रहते हैं। नया कोई ऐप आता है, देखा उसको डाउनलोड कर लिया, तो क्या ये भी कहीं ना कहीं रिस्क को बढ़ाता है? देखिए, ऐप एक एप्लीकेशन है, जी जी, आप उसको ऐसे समझ लें कि भाई आपने कोई भी चीज ली है, कोई इक्विपमेंट, कोई टूल लिया है, उसको कैसे इस्तेमाल करें ये आपके ऊपर है। सही। अब एप्लीकेशन बनाई, अगर नहीं बनती, एक एप्लीकेशन है जैसे हाँ। हम लोग हैं, उससे हम अपनी अकाउंटिंग कर रहे हैं, सही। बिजनेस चला रहे हैं। सही। कोई एक एप्लीकेशन है जिससे रिपोर्टिंग चल रही है। सही। बहुत सारे हैं एप्लीकेशन हमारे पास जो अलग अलग पर्पस की यूटिलिटी के लिए होते हैं। यूज हो रहे हैं। लेकिन अब आप ऐसा ऐप ले रहे हैं जिसमें गेमिंग है, सही। ठीक, और वो फ्री में है, सही। आप उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, हाँ। बट यू आर गोइंग टू Using. प्ले, और उससे आप अपना प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अपना डोपामिन रिलीज हो रहा है और उससे जो है आप कर रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि इनका बिजनेस क्या है, कैसे चल रहा है। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी ना कि इफ यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग इट मींस यू आर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, इफ यू आर नॉट पेइंग एनी हाँ, प्रोडक्ट हाँ। देन यू आर प्रोडक्ट। यू आर तो जी जी, तो वही है कि यहाँ पर कि अगर आप कुछ किसी चीज को खरीदने के लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब आप बिक रहे हैं। सही। और बिक रहे हैं। अब वो क्या करते हैं, वो आप तो गेम में बिजी हैं, सही। पीछे से आपका डेटा और आपकी प्राइवेसी, आपकी सारी चीजें वायलेट करता हुआ आपकी पूरी प्रोफाइलिंग उसने ले ली, स्कैन कर ली। स्कैन कर ली। बिल्कुल। अब वो डेटा फिर ये लोग यूज करते हैं। ये बिक जाता है और फिर फ्रॉडेंट लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे कि हमारे साइबर एक्सपर्ट साहब जमशेद साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि दर्शकों को पहले ये समझना चाहिए कि ये जो हम फ्री के तौर पे सब कुछ मतलब फ़ोन को भर देते हैं ऐप से, वो फ़ोन जो ऐप हमको नहीं भी चाहिए वो भी हम यूज़ करते रहते हैं, और बिना देखे समझे, चाहे फ़ोन ही हमारा क्यों ना बता रहा हो कि नहीं इसको मत डाउनलोड करें, लेकिन तब भी हम डाउनलोड करके उसको चलाते रहते हैं। तो ये बहुत ही हाई रिस्क का गेम है।
और तब शायद और बढ़ जाता है जब इसमें आपका बैंक रिलेटेड OTP आ रहा हो, जब बैंक रिलेटेड आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जा रही हो, या कोई भी आप नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये रिस्क समझ लीजिए कई तरह से मल्टीपल टाइम बढ़ जाता है। तो इसमें क्या ऐसा ये भी हो सकता है कि अगर फ़ोन आदमी मतलब उस पर पॉकेट अलाउ करती है तो 2 या 3 फ़ोन इस्तेमाल करे, जिसमें कि मतलब इस तरह से एक में OTP जिसमें आता है उसमें सब चीजें ना चलाए। नहीं देखिए, अब ये तो मैं नहीं, क्योंकि ये एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। लेकिन कुछ छोटे जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके, जी हाँ, कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। जैसे मान लीजिए आपको रेगुलर ट्रांजैक्शन किसी से करना है, UPI का पेमेंट बहुत ज्यादा आप स्कैन करके QR डेली यूज कर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी देख लीजिए कि भाई आपको मान लीजिए पर डे आपका 5,000 10,000 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो आप एक अकाउंट जिसमें कि आप UPI, नेट बैंकिंग, ये सारी चीजें, कार्ड, ये सब इनेबल करिए, उसमें आप 5,000 10,000 से ज्यादा का ना रखें। इसके लिए बहुत सारे अल्टरनेट वॉलेट्स भी आ गए हैं, जैसे एयरटेल बैंक है, तो ये है वो एयरटेल बैंक का मैंने बड़ा अच्छा ऐड देखा कि आप वो कह भी रहे हैं कि आप अपना एक छोटा मिनी बैंक आप रखिए, आप अपना सेकेंडरी अकाउंट रखिए। तो उसमें क्या है, और जो प्राइमरी बैंक है आपका, प्राइमरी अकाउंट है, उसमें आप सारा नेट बैंकिंग सब कुछ ऑफ डिसेबल करा दीजिए। कोर बैंकिंग से उसमें कुछ भी ऑन ना करिए। 2 फैक्टर ऑन रहेगा, उसमें कोई चीज ऑन नहीं है। उसका जो लेन देन है वो आप फिजिकल चेक से करिए और उसी से करिए, बाकी और कोई इंस्ट्रूमेंट ना यूज करिए। दूसरा, अब उसमें से आपको अपने खर्चे के लिए निकालना है पैसा, तो आप एक सेकेंडरी अकाउंट रखिए, उसके थ्रू से करिए, या वॉलेट रखिए, उससे करिए। बिल्कुल। तो अगर आपको मान लीजिए वो जो एक्सपोज्ड हो रहा है, तो उसका एक वैल्यू अगर आपका स्कैन भी हुआ तो आप बच जाएंगे, बहुत बड़ा नुकसान नहीं। बिल्कुल, बहुत सही। अब आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, पूरा खिंच गया, बजाय इसको ऐसे लिमिटेशन भी बैंक देता है कि अगर आप चाहें तो जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपका 20,000 के ऊपर नहीं जा सकता, या आपका जो है ATM से विड्रॉ जो है मान लीजिए 10,000 मैक्सिमम लिमिट हो गई, तो ये भी शायद ऐसे बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स देते हैं। क्रेडिट कार्ड्स में ये है कि आपका वो ऐप है, आपने ऐप से खुद से आपने लिमिट सेट कर दी कि 5,000 से ज्यादा का पेमेंट होएगा, बिल्कुल 10,000 से ज्यादा का होएगा, तो आपने सेट कर दी वो 5,000। अब जब भी कोई कुछ करेगा तो बहुत ज्यादा जाएगा, 5,000 जाएगा, और आपके पास है, आप जान पर डे की लिमिट भी शायद आप सेट कर सकते हैं, पर डे की लिमिट सेट। तो ये सब भी आप सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट से नुकसान कम से कम आप कम कर सकते हैं। जो बल्क में बाहर से सीधा पैकेट पूरा कार्ड खाली हो रहा है, उससे आप बच सकते हैं। जी। और इसमें भी शायद आई थिंक 2 स्टेप वेरिफिकेशन का प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड में, चाहे तो मतलब बायोमेट्रिक से लेके और देखिए एक ईमेल से लेकर के आपके हर एक जगह पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करता है। दर्शकों को मैं आसान शब्दों में बता दूं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज आप एक्सेस कर रहे हैं तो उसका OTP या आपके नंबर पे या ईमेल पे जहां पे भी जाएगा, यानी डबल, जैसे एक ताले को खोलने के लिए 2 चाबियां, तो वो वही कहते हैं डिजिटल में 2 फैक्टर। तो इससे भी काफी रोकथाम बहुत। तो दर्शकों, शमजी भाई ने आज बहुत ही कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, ठीक है, जैसे कि आप जागरूक रहिए सबसे पहले तो। दूसरी बात है कि डरे नहीं, अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा फिर आप प्रॉब्लम को सबको शेयर करना सीखें, लोगों को बताएं, अपने फैमिली मेम्बर को बताएं, पुलिस में कंप्लेन करें, जो नंबर संजय भाई ने बताया उसको यूज करें, 1930 पे कॉल करें। और जब आपने गलत नहीं किया तो आप उसको मतलब डरने की जरूरत नहीं है, चाहे सामने वाला पुलिस अधिकारी बन के बात कर रहा हो, चाहे CCB का अधिकारी बन के बात कर रहा हो, NIA का बन के बात कर रहा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा एलिगेशन लगा रहा हो। और उसके अलावा इस तरह की जो सोच है कि ऐप्स के मामले में कि वो ध्यान दें कि मतलब कि कोई भी ऐप जो है बिना सिक्योरिटी पर्पस के भी उसको हम डाउनलोड कर रहे हैं वो ना करें। जरूरी ऐप्स जो हैं वो सिर्फ वो डाउनलोड करें, और उनको भी उनमें वो परमिशन अलाउ करें जो जिसमें से जो जरूरी हो और जिसके बिना काम न चल पा रहा हो। तो ये सारी बातें जो है आप समझिए, और इस सीरीज को और भी कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा पहला कदम था शम्मी भाई के साथ में, कि जिसमें हम जागरूक के उद्देश्य से हमने श्रृंखला चलाने के लिए वीडियो शूट किया है। इसके बाद भी हम ये सिलसिला जारी रहेगा। आप बताइए कि आपको किस तरह का सब्जेक्ट पे आपको जो नॉलेज गेन करना है। आप कमेंट के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, प्लस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा NI लीगल का मकसद ये है कि लोगों को जागरूक करना, उनको सरल भाषा में, बिल्कुल सिंप्लीफाई मैनर में जो है कानून की
सामाजिक जागरूकता की जानकारी देना, ताकि लोग समझ सकें और लोग उसको अपने दैनिक जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये सिलसिला जारी रहेगा। जी भाई, आप कुछ शब्द करना चाहें? मैं दोस्तों ये कहूँगा कि जो हम लोग का डिजिटल अरेस्ट की बात हुई, तो मैं कंक्लूजन इसको मैं यही कहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट कोई भी कोई लीगल प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो डर और दिखा करके सीबीआई ईडी लोगों का डर दिखा करके बंद करके ये स्कैम किया जाता है। और इसमें मैं यही कहूँगा कि बहुत ही सोच समझ के, अगर इस तरह की कभी कोई कॉल आती है तो बहुत सोच समझ करके आप इसमें करें। कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल, खासतौर से बैंक डिटेल्स, ओटीपी, ये सब बिल्कुल शेयर ना करें। कहीं भी आपको लगता है कि इस तरह का कोई कॉल आ रहा है, कुछ है, ज़रूर अपने सगे संबंधियों से बात करें। कोई ना समझ में आए तो 1930 पे हेल्पलाइन नंबर पे, साइबर क्राइम पे, या ऑनलाइन माध्यम से या कॉल करके आप बता दें। हमारी सरकार आपके साथ में खड़ी है और हमारा प्रशासन आपके साथ में खड़ा हुआ है, हमारा समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। तो इसलिए हम सब लोग जो है बिल्कुल है। सबसे बड़ी चीज इसमें कि एक दूसरे से बात करें और निश्चित रहे कि इस तरह का कोई माध्यम नहीं, और निश्चित रहे कि इस तरह का कोई भी माध्यम नहीं। ये बिल्कुल इस बात पे अगर आप समझ जाएं कि इस तरह कोई माध्यम नहीं होता, जी जी जी, तो आप बन जाए। तो दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आपको प्यार बना रहे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।